Hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal, and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance in the easiest way to learn the concept of physics, in the place where you can clear all the concept of physics. Okay. So today we are back with new video. In this video we are going to capture about chapter number 2's important theory, जो कि आपके दो मार्क्स में पूछी आती है, कई बार पूछी गई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. So let's discuss what is equipotential surface. So equipotential surfaces are that type of surface where you can get any kind of charge potential as same as each and every charges. मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेसेस है, सपोज मैं कोई एक पॉइंट चार्ज देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज के थ्रू मुझे स्पेरिकल फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा. आप ये बोल सकते हो कि भाई ये बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेसेस होती है जो कि चार्ज अपने आसपास में क्रिएट करता है. और अगर मैं इसके सरफेस की बात करूँ तो सरफेस के कोई भी पोजीशन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो सेम होगा. वो पोटेंशियल क्या होगा? तो भाई V इक्वल टू के क्यू बाई आर के फॉर्म में आपको मिलेगा. ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेसेस है जो कि एक इमेजिनरी भी आप बोल सकते हैं कि भाई किसी चार्ज के आसपास में इमेजिनरी या फिर किसी कंडक्टर के आसपास में एक इमेजिनरी एरिया क्रिएट होता है जिसके अंदर रहा हुआ हर एक पॉइंट जो है वो अपने आसपास में जो पोटेंशियल इंडक्ट कर रहा है या पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर रहे हुए सारे सारे चार्जेस के लिए पोटेंशियल जो है वो सेम मिलेगा. तो दैट टाइप ऑफ सरफेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. चले ये तो हुआ हमारा फिनोमेना कि भाई इक्विपोटेंशियल है क्या, या फिर आप थियोरेटिकल पोर्शन बोल सकते हैं. लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो लेट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस. सो सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसके अंदर ये आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर मैं वर्क डन की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो आपका जीरो मिलेगा. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन जो रहेगा वो जीरो मिलेगा. क्यों? चलिए इसको प्रूव करते हैं कि भाई इसके लिए प्रूव क्या है. तो मैं एक सरफेस क्रिएट करता हूँ. मान लीजिए ये मेरी कोई एक सरफेस है, यहाँ पर किसी एक पोजीशन, यहाँ पर एक मेरी बी पोजीशन है जिसके ऊपर यहाँ पे से चार्ज को मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको इधर लेके आना है. अब अगर जाहिर सी बात है कि मुझे चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, इसका मतलब क्या है, मुझे कोई ना कोई इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा. विदाउट वर्क डन जो है चार्ज यहाँ से यहाँ पर जाएगा नहीं. तो ये जो वर्क डन मैं करूंगा इसके लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, ये क्या है आपके, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे भी वोल्टेज वी ऑफ ए, पोटेंशियल सॉरी वोल्टेज नहीं पोटेंशियल वी ऑफ ए, और बी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल वी ऑफ बी, दोनों के दोनों सेम मिलने वाला है. मतलब इस सिचुएशन के अंदर आपका वी और वी ए और वी बी दोनों सेम मिलेगी. कोई इसमें कोई डिफरेंस वाली तो बात है ही नहीं. ठीक है. और अगर मैं बात करूं वर्क डन की, सो बेसिकली वर्क डन को एज अ पोटेंशियल के फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि भाई वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन चार्ज, या फिर आप सिंपली आप ये बोल सकते हो कि भाई पोटेंशियल इक्वल्स टू व्हाट, तो भाई वर्क डन अपॉन चार्ज. तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिखिए कि भाई v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू. ठीक है. अभी ये जो v आपको मिलने वाला है, ये v क्या है, ये किस तरीके से मिलेगा? ठीक है. तो ये v बेसिकली क्या है, इट इज अ पोटेंशियल ऑफ a एंड पोटेंशियल ऑफ b. बेसिकली आप इसको डेल v भी आप कह सकते हो. तो पोटेंशियल ऑफ a और पोटेंशियल ऑफ b दोनों के दोनों कैसे मिलने वाले, सेम मिलने वाले. ठीक है. मतलब मैं इस v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाई va माइनस vb लिख सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, v ऑफ a में से v ऑफ b तक जाना है. मतलब ए चार्ज के पॉइंट में से बी पॉइंट तक मुझे लेके जाना है. तो उसके ऊपर जो चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन. ठीक है. तो वी ए और वी बी दोनों का डिफरेंस मुझे मिलेगा किसके इक्वल में, तो भाई डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल में. अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई वी ए और वी बी कैसे है, दोनों के दोनों पोटेंशियल में तो सेम है. मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, जीरो वैल्यू मिलेगी. ठीक है. और अगर ये जीरो है, इसका मतलब मैं अगर चार्ज के साथ में इसका मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. ये सुन नो. तो इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो उसके ऊपर मिलने वाला टोटल वर्क डन जो रहेगा वो जीरो मिलेगा. क्यों? क्योंकि उस सरफेस के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो सेम होता है दोनों दोनों चार्जेस के लिए. ठीक है. ये भी पहली प्रॉपर्टीज. अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टीज ऐसा बोलती है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ में. इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो हमने वर्क डन किया है उसके साथ में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए रिलेशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन. मतलब
आप ये समझिए कि भाई सरफेस के अंदर रहा हुआ जो वर्क डन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कैसे? तो चलिए उसको भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना दी है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी। हमें क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। अब ए पॉइंट के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो वी ए जैसा है, बी पॉइंट के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो वी बी जैसा है। अब यहाँ पर ए पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल और वी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके अंदर मिलने वाला जो चार्ज है, चार्ज, वो चार्ज की वैल्यू अगर 1 कूलम सपोज करूँ, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू अगर मैं 1 कूलम सपोज करूँ, और अगर इसके ऊपर मैं मान लीजिए कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो हर एक चार्ज के ऊपर मिलने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक्सर्ट करोगे तो बेसिकली उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस फॉर्म में होगा, तो एफ इक्वल्स टू ई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर ई कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। मतलब आप सिंपली आप ये कह सकते हो कि भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज को प्लेस करते हो, इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि ई एफ इक्वल टू ई क्यू के बराबर होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस क्यू को 1 कूलम सपोज किया, मतलब यूनिट चार्ज सपोज किया है, तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि भाई फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का दोनों सेम होगा। यस और नो? यहाँ पर आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का दोनों सेम मिलेगा। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं भाई डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल में होता है, तो भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में। मान लीजिए कि भाई यहाँ पर डी आर जैसा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भाई छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो डी आर जैसा मैंने कोई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। अब ये डी आर के अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एफ डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क डन के लिए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पर कि भाई इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या लिख पाऊंगा, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होता है, तो वो डिफाइन होता है आपका cos थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एफ डी आर cos थीटा। अब यहाँ पर वर्क डन तो मेरा जीरो है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पहली प्रॉपर्टी में ऑब्टेन किया कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे तो वर्क डन जीरो मिलता है, तो यहाँ पर भी वर्क डन जीरो ही मिलने वाला है। अब अगर वर्क डन जीरो है, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई जो आरएचएस की क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं जीरो होगी, तभी जाके वर्क डन जीरो हो रहा है। यस और नो? चलिए, तो अगर अगर आरएचएस की क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब क्या कि मुझे यहाँ पर ये टोटल क्वांटिटी जीरो मिलने वाली है, और अगर ये टोटल क्वांटिटी जीरो है इसका मतलब क्या है कि भाई जो फोर्स के साथ, फोर्स बेसिकली इक्वल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अगर मैं फोर्स की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई रखूं तो ई डॉट डी आर में से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास आउट हो रहा है, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो होने का कारण क्या होगा, तो ये कारण हो सकता है इन दोनों के बीच का एंगल। और cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा कब जीरो होगा, तो cos थीटा जीरो होगा जब आपका cos थीटा अगर में जीरो होगा तो वो कब जीरो होगा, जब आपका cos थीटा में से cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तब, है ना, क्योंकि cos जीरो कब होता है, थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो इनडायरेक्टली आप कैसे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर थीटा कैसा होगा, 90 होगा। और ये थीटा 90 किसके बीच का है, ये 90 जो है वो एंगल किसके बीच का है, तो भाई ई और डी आर के बीच का है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई वर्क डन के लिए जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखने ये मिला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमें वर्क डन जीरो मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टीज में देखने ये मिला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो वर्क डन के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज रहेगा। चलिए इसकी अनदर प्रॉपर्टीज आगे देखते हैं। तो चलिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज में हम कुछ शेप की बात करेंगे, भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग चार्जेस की तरीके से किस तरीके से डिफाइन होता है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट चार्ज की बात की थी, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमें एक स्पेरिकल शेप दिखाई देगा, जिसके अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। मतलब ये जो पूरी डायरेक्शन है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं मान लीजिए कि दो सिमिलर चार्ज लेता हूँ, दो सिमिलर अमाउंट के चार्ज लेता हूँ, तो उस सिमिलर चार्ज के अंदर होगा क्या, तो भाई सिमिलर चार्ज के अंदर जो भी सरफेस रहेगी वो एक दूसरे का अपने आप को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों रिपेल से नीचे दिखाएंगे, अगर नेगेटिव है तो भी दोनों के दोनों एक दूसरे के रिपल से नीचे को शो करेंगे, जिसके लिए आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना है कि भाई यहाँ से वो दूर जाते हुए नजर आए, जो कि आपको इस डायग्राम में देखने मिल रहा है। और बाहर साइड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, रिपल्सिव नेचर का रहेगा। थर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए हमने चार्ज को अब अलग कर दिया है,
चार्ज को अलग कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिमिलर अमाउंट के चार्ज तो नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन से चार्ज है हमारे, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस है। और अनलाइक चार्जेस के लिए कैसा है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहेंगे तो वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जो डायग्राम प्लॉट होगा वो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव को साइड में शिफ्ट हो रहा होगा, इस तरीके से आप प्लॉट करोगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि भाई यहाँ से निकल के वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव के साइड में जा रही है। फोर्थ डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो जो डिस्टेंस रहेगा दो पोटेंशियल के बीच का, वो डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम अमाउंट का रहेगा। मतलब अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली मूव हो रही है, इसका मतलब क्या, अगर आप उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर आप पुट करोगे तो हर एक सरफेस का जो बीच का डायरेक्शन रहेगा वो आपको सेम मिलेगा, जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए देखने नहीं मिलता है। मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है वहां से डिस्टेंस धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके से मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने मिल रही है। तो इसके अंदर अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को पुट करूंगा तो पहली सरफेस के बाद में जो डिस्टेंस रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरी सरफेस के बाद में और तीसरी सरफेस का डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे मूव करते जाएंगे वैसे उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का पूरा कॉन्सेप्ट इजीएस्ट वे में क्लियर हुआ हो। 2 मार्क्स की थियरी हर बार पूछी जाती है, हो सकता है इस साल शायद 3 मार्क्स में भी पूछी जा सके। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इजीली वे में समझा दिया गया आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल में। अगर चैनल पर न्यू हो तो उस बेल आइकन को और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप अपने इस प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।